अच्छा, कन्वर्जेंस हमारे पास नॉर्मली क्या है? ये हमारे पास डिसजोगेट इनवर्ड मूवमेंट है। डिसजोगेट हमारे पास दोनों आइज़ की जो है एक साथ मूवमेंट को कहते हैं। अगर डिसकंजुगेट आ जाए इसका मतलब है कि एक आई की मूवमेंट दूसरे से हमारे पास डिफरेंट है। तो इनवर्ड मूवमेंट जो है हमारे पास दोनों आइज़ की मीडियल साइड पे इस मूवमेंट को कन्वर्जेंस कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बाइनोकुलर सिंगल विजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि हमारे पास दोनों आइज से एक वक्त एक ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल सही तरीके से नज़र आए, बाइनोकुलरली नज़र आए। उसमें 3 ग्रेड्स ऑफ जो है हमारे पास बाइनोकुलर सिंगल विजन जो है प्रेजेंट हो, तो इसको जो है ये हमारे पास इसमें कन्वर्जेंस का फिनोमेना हेल्प करता है। ये हमारे पास जो है कन्वर्जेंस ये एज के साथ चेंज नहीं होती। जिस तरह अकोमोडेशन का फिनोमेना हमारे पास एज के साथ रिड्यूस हो रहा होता है। इसकी आगे कुछ टाइप्स हैं और कुछ टाइप्स जो हैं वो एज के साथ हमारे पास थोड़ी बहुत रिड्यूस होती हैं, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह अकोमोडेशन हमारे पास रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, ये हमारे पास एक्सरसाइजेस के ज़रिए इम्प्रूव की जा सकती है। इसकी मिसाल यूँ समझे कि मसल्स की है कि आप इन्हें एक्सरसाइजेस के ज़रिए जो है बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हमारे पास बेसिक 2 टाइप्स हैं, उसमें फिर सब टाइप्स हैं। वॉलंटरी कन्वर्जेंस, इसके हमारे पास एक कम्प्लेक्स फिनोमेना है जो कि हमारे पास बंदे की विल से प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन हर बंदा जो है इसको प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं रखता, हर कोई इसे सीख नहीं सकता। तो इसका इधर इतना क्या डिस्कस नहीं हुआ। जिस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस किया गया हुआ है वो है रिफ्लेक्स कन्वर्जेंस। आपके पास रिफ्लेक्स कन्वर्जेंस हमारे पास वो कन्वर्जेंस है जो कि टोटल आपके पास जो है पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होती। ज़्यादातर कह सकते हैं कि इनवॉलंटरी हमारे पास थोड़ी बहुत होती है। इनके लिए हमारे पास कुछ स्टिमुलस होंगे। ठीक है, वो इनके टाइप्स में हम डिस्कस करेंगे। 4 टाइप्स हैं हमारे पास कन्वर्जेंस की। ठीक है, तो रिफ्लेक्स कन्वर्जेंस की तो सब टाइप्स हैं, इनको हम बारी बारी देखते हैं। इनके हमारे पास कुछ स्टिमुलस होंगे, उनको भी साथ साथ देखेंगे। टॉनिक कन्वर्जेंस, टॉनिक कन्वर्जेंस आप याद करें लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया में मैंने आपको बताया था कि कुछ 1 डायोप्टर तक की अकोमोडेशन जो है वो इनहेरेंट टोन की वजह से होती है। इसी तरह हमारे पास इनहेरेंट जो है इनर्वेशनल टोन की वजह से आपके पास जो है कुछ कन्वर्जेंस भी होगी, और उसमें हमारे पास एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व होंगी। और जब पेशेंट हमारे पास अवेक हो, ये लाजमी बात है कि वो उसके लिए हमारे पास स्टिमुलस है कि पेशेंट जब चीज़ों को देख रहा हो। ठीक है, ये हमारे पास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि आइज़ की पोजीशन को क्या हमारे पास डिटरमाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी हमारी जो आइज़ हैं ये जो है एक किस्म की बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में है। लेट से अब मैं नियर पॉइंट को देख रहा हूँ तो ये थोड़ी बहुत कन्वर्जेंट हमारे पास हो जाती हैं, लेकिन दूसरे पर्सन के व्यू से हमारे पास ये अभी भी क्या है नॉर्मल पोजीशन में ही रहती है। हमें ऐसा नहीं लगता कि ये आइज़ इस तरफ अंदर इनवर्ड जो है मूव हो चुकी हैं। ये हमारे पास एज के साथ जो है रिड्यूस होगी, क्योंकि एज के साथ इसलिए रिड्यूस होगी क्योंकि इसका कनेक्शन एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स के साथ है, और मसल्स आपके पास एज के साथ वीक होते हैं। ठीक है, और एनेस्थीसिया के ज़रिए जो है ये आप क्या ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जेंस जो है आपकी फुल बाय फुल रिलैक्स हो सकती है। सेकंड इसमें हमारे पास जो है वो फ्यूजनल कन्वर्जेंस है। इस फ्यूजनल कन्वर्जेंस को यूजुअली जो है पॉजिटिव फ्यूजनल कन्वर्जेंस भी कहते हैं। ये हमारे पास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, और इसके लिए हमारे पास एक स्टिमुलस है। वो स्टिमुलस जो है हमारे पास जो है रेटिनल इमेज डिस्पैरिटी है। ठीक है, रेटिनल इमेज डिस्पैरिटी को आप समझें कि हमारे पास और लिखा हुआ है बाई टेम्पोरल रेटिनल इमेज डिस्पैरिटी। तो टेम्पोरल हमारे पास ये पार्ट हो गया, सही है। रेटिनल इमेज डिस्पैरिटी के रेटिना में जो इमेज बन रही है डिस्पैरिटी कहते हैं, थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, तो इस आई की जो इमेज है वो इससे हमारे पास रेटिना में थोड़ी सी जब डिफरेंट आने लगे, ये हमारे पास एक स्टिमुलस है जो कि हमारे पास फ्यूजनल कन्वर्जेंस को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और इसी की वजह से हमारे पास जो है सिमिलर रेटिनल इमेजेस जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग रेटिनल एरियाज पे बन रही होती हैं। सही है, हमारे पास उन स्टिमुलस को भी कवर करता है जो कि पेनम फ्यूजनल एरिया से हमारे पास बाहर होते हैं, जो कि नॉर्मल हमारे पास फील्ड से जो बाहर के ऑब्जेक्ट होते हैं के लिए हमारे पास एज अ स्टिमुलस वर्क करता है। फ्यूजनल कन्वर्जेंस हमारे पास एक किस्म का ऑप्टोमोटर रिफ्लेक्स फिनोमेना की तरह होता है। ये फुल वॉलंटरी हमारे पास नहीं है, इसीलिए मोटर एनोमलीज जितनी भी हैं उसमें हमारे पास फ्यूजनल कन्वर्जेंस की स्टडी काफ़ी हेल्प देती है। सही है, इसके अलावा डिस्टेंस में इसकी 18 डायोप्टर और नियर में 35 डायोप्टर तक इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ आती है। और ये हमारे पास जो है एक्सोफोरिया होने से क्या है, इसको बचाता है, इसको कंट्रोल में हमारे पास रखता है। और हमारे पास ये ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेस से जो है फ्यूजनल कन्वर्जेंस को इम्प्रूव भी किया जा सकता है। हमारे पास टॉनिक में भी हम थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मसल्स
की प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर हमारे पास जो है स्टिमुलस बेस्ड जो है उसकी एक्सरसाइजेस करा के हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस भी थोड़ा बहुत याद रखें आप इसमें। थर्ड हमारे पास जो है वो अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस, नाम से ही पता लगता है, जो कि एकोमोडेशन की वजह से हमारे पास जो कन्वर्जेंस होती है। हम एक चीज़ को बार बार डिस्कस कर रहे थे कि सिनकाइनेसिस इसका कंपोनेंट है हमारे पास। सिनकाइनेसिस वो फिनोमेना है जिसमें मायोसिस, आपके पास अकोमोडेशन और कन्वर्जेंस ये तीनों एक साथ हों। तो कौन सी कन्वर्जेंस, इसमें अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस की बात हो रही है कि खाली अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस जो है हमारे पास हो रही होती है। इस अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस का जो हमारे पास स्टिमुलस है वो दो हैं। एक तो अकोमोडेशन इटसेल्फ, कि अकोमोडेशन हो रही है तो आपके पास कन्वर्जेंस भी होगी। सेकंड हमारे पास जो है ब्लड रेटिनल इमेजेस, ये जो है हमारे पास इसका कि अगर रेटिना में इमेजेस हमारे पास ब्लर दिख रही है, वहाँ पे अगर डिस्पैरिटी है, उसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे ब्लड रेटिनल इमेजेस जो है ये हमारे पास इसका स्टिमुलस होगा। इसीलिए जो है माइनस लेंसेज को अक्सर जो है आइज़ के आगे रखा जाता है, जो कि हमारे पास एकोमोडेशन को इंड्यूस करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसमें ACA रेशो की बात की हुई है। ठीक है, तो अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस बाय अकोमोडेशन रेशो, इस पे हम अभी आगे जो है डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मल इसकी वैल्यू आप समझ लें कि हमारे पास जो अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस है उसकी नॉर्मल वैल्यू 3 to 5 प्रिज्म डायोप्टर और 1 डायोप्टर अकोमोडेशन के लिए हमारे पास होती है। सही है, इसको इंशाल्लाह अभी पढ़ेंगे। मायोप में हमारे पास हाई ACA रेशो होता है। ये हाई ACA रेशो जो है हमारे पास एक्सेसिव कन्वर्जेंस की वजह से हो सकता है, और ये हमारे पास कन्वर्जेंट स्क्विंट जो कि हमारे पास इजोट्रोपिया है ये हमारे पास कॉज कर सकता है। और इसी तरह हाइपरोप में जो है लो ACA रेशो होता है हमारे पास, जो कि हमारे पास डाइवर्जेंट स्क्विंट या एक्सोट्रोपिया, जो आइज जो है मूव आउटवर्ड हो चुकी होती है, वो कंडीशन हमारे पास कॉज कर सकता है। ये दोनों जो हाई और लो है ये आपके पास ACA रेशो का जो हमने लिया हुआ है ये इमेट्रोप पर्सन के साथ कंपेयर करके लिया हुआ है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाई है। तो ये हाई जो है हमने इमेट्रोप जो कि हमारे पास 3 to 5 प्रिज्म डायोप्टर के करीब है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस में प्यूपिलरी डिस्टेंस का बहुत अहम रोल है। ये ACA रेशो में हमारे पास बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जितना आपके पास प्यूपिल का डायमीटर ज़्यादा होगा उतनी आपके पास कन्वर्जेंस में जो है प्रॉब्लम आने वाली है, उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है बढ़ने वाली है बनिस्बत उसके कि आपका प्यूपिल साइज स्मॉल हो, तो उसमें कन्वर्जेंस आपके पास बेटर होगी। फोर्थ टाइप हमारे पास रिफ्लेक्स कन्वर्जेंस की है, वो है प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंस। ये हमारे पास इसके लिए जो स्टिमुलस होगा वो कोई नियर पॉइंट होगा हमारे पास। ठीक है, नियर पॉइंट ऑफ रिगार्ड, जिस चीज़ के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे पास जो है ये कन्वर्जेंस जो है ये जनरेट होगी। और ये हमारे पास यूजुअली साइकोलॉजिकल फैक्टर से जो है इसका स्टार्टअप होता है। लेट से इस मार्कर को देख रहे हो तो मेरे ब्रेन में पहले से ही इसका थोड़ा बहुत नॉलेज होता है कि इसको देखने के लिए कितना जो है मैं कितना नियर देख रहा हूँ, उस हिसाब से हमारे पास ये कन्वर्जेंस जनरेट होगी। इसका हमारे पास जो है फिक्सेशन डिस्टेंस के साथ जो है एक इन्वर्स रिलेशन है हमारे पास, कि जितना हमारे पास फिक्सेशन डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंस जो है कम होगी, और जितना हमारे पास डिस्टेंस कम होगा उतनी हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंस जो है ज़्यादा होगी। एक डायग्राम भी दिखा रहा हूँ, ये भी देख लें। और एक नॉर्मल जो वैल्यूज़ इधर लिखी हुई हैं कि 1 डायोप्टर जो फिक्सेशन का चेंज है आपके पास, तो वो आपके पास 1.5 जो है प्रिज्म डायोप्टर की जो है प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंस जो है वो हमारे पास जनरेट करेगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसमें शॉर्ट सा है कि एंगल ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास किसे कहते हैं। ये वो एंगल है जो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पे हमने कुछ फिक्स किया और हमारे बोथ आइज के बीच में जो है और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को एंगल ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो साइज़ है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक फिक्सेशन डिस्टेंस, दूसरा हमारे पास प्यूपिल साइज। ठीक है, अगर फिक्सेशन डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा है तो एंगल ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास कम होगा, इसके साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। और प्यूपिल साइज के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, जितना प्यूपिल साइज हमारे पास ज़्यादा होगा उतना हमारे पास एंगल ऑफ कन्वर्जेंस भी ज़्यादा होगा। लेकिन ये पॉइंट हमारे पास इतना जो है पार्टिसिपेटिंग नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादातर कंसिडर नहीं किया जाता इसमें। ठीक है, इसके हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं, एक मीटर एंगल, दूसरा हमारे पास जो है प्रिज्म डायोप्टर्स। ठीक है, मीटर एंगल को समझते हैं, अगर 1 मीटर एंगल MA इसे कहते हैं, 1 MA कन्वर्जेंस अगर हमने जनरेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, उस पे जो हमारी बोथ आइज़ हैं वो 1 मीटर डिस्टेंस के फासले पे जब उस ऑब्जेक्ट को फिक्सेट कर रही है तो हमारे पास 1 मीटर एंगल कन्वर्जेंस जो है जनरेट होगी। ठीक है, ये इसका भी हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है फिक्सेशन डिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो हमारे पास अगर लेट से डिस्टेंस 1 मीटर था
तो हमारे पास 1 ma कन्वर्जेंस जनरेट हो रही थी। अब इसका इन्वर्स रिलेशन में हम देखेंगे कि अगर डिस्टेंस हमारे पास लेट से 2 मीटर हो गया, डिस्टेंस हमने इंक्रीज़ किया है, तो हमारे पास जो उसका मीटर एंगल है कन्वर्जेंस वो हमारे पास रिड्यूस होगी। इसी तरह हमारे पास अगर डिस्टेंस हमने रिड्यूस किया है तो हमारे पास मीटर एंगल कन्वर्जेंस जो है वो हमारे पास इंक्रीज होने वाली है। तो ये इसके साथ इसका इन्वर्स रिलेशन, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया। कन्वर्जेंस इन प्रिज्म डायोप्टर जो इसका सेकंड यूनिट है हमारे पास, वन प्रिज्म कन्वर्जेंस हमारे पास तब जनरेट होगी जब हमारे पास आइस के आगे वन डायोप्टर प्रिज्म जो है, ठीक है, वो पड़ा हो और हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मीटर पे पड़ा हो, उसको हम फिक्सेट कर रहे हो, तो हमारे पास जो कन्वर्जेंस जनरेट होगी वो प्रिज्म डायोप्टर में 1 प्रिज्म कन्वर्जेंस कहलाएगी। यूजुअली अगर हम बेस आउट प्रिज्म आइस के आगे रखें, लेट से 1 प्रिज्म डायोप्टर का, और हमारी आइज उसकी वजह से टेम्पोरल साइड पे, आउटवर्ड लेटरल साइड पे क्या डेविएट करेंगी, आइज के लिए एक स्टिमुलस है और उसकी वजह से आइज में कन्वर्जेंस का फिनोमेना होगा। आइज जो है अपनी फुल कोशिश करके ऑब्जेक्ट को जो है अपनी आइज को जो है मीडियल साइड पे लाने की करेंगी, तो वो कन्वर्जेंस हमारे पास तब 1 प्रिज्म कन्वर्जेंस होगी जब ऑब्जेक्ट आपके पास 1 मीटर पे पड़ा हो जिसको फिक्सेट किया जा रहा है और हमारे पास जो है 1 प्रिज्म डायोप्टर लेंस जो है आइस के आगे रखा हो, तब हमारे पास ये कन्वर्जेंस जो है जनरेट होने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। यहाँ से टेक्निकल टर्म्स शुरू हो रहे हैं तो इनको अभी समझ लें तो बाद में भी हमारे लिए आसानी होगी। नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस वो पॉइंट है हमारे पास, वो नियरेस्ट पॉइंट है कि जब हम बोथ आइज से एक सिंगल ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रहे हो और वो हमें जो है क्लोजेस्ट पॉइंट तक सिंगल नज़र आए, वो क्लोजेस्ट पॉइंट हमारे पास नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस या NPC जो है इसे कहते हैं। ठीक है, ये यूजुअली हमारे पास NPA से कम होता है, ठीक है, और हमारे पास यूजुअली 8 सेंटीमीटर से इसकी वैल्यू जो है कम हो तो हमारे पास इसे नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। फार पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस यानी वो जो दूर का पॉइंट जहाँ तक हमें ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आए। तो जब दूर की हम बात करते हैं तो उस वक्त हम आइज़ को रेस्ट कंडीशंस में कंसिडर कर रहे होते हैं। इन्फिनिटी की अगर हम बात कर रहे हैं यूजुअली, तो ऐसी कंडीशन में यूजुअली ये भी होता है कि जो हमारी आइज़ हैं वो स्लाइड डाइवर्जेंट पोजीशन में हो, तो ये भी हो सकता है हमारे पास कि इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास नेगेटिव आए। ठीक है, स्लाइड डाइवर्जेंट टाइप आपके पास नज़र आए। यूजुअली आइज़ आपको डाइवर्जेंट नज़र नहीं आएंगी लेकिन उसकी वैल्यू हमारे पास थोड़ी सी माइनस में आ सकती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास रेंज ऑफ कन्वर्जेंस। रेंज ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास, उधर हमारे पास रेंज ऑफ अकोमोडेशन था, यहाँ पर भी उसी तरह है कि फार पॉइंट कन्वर्जेंस और नियर पॉइंट कन्वर्जेंस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हमारे पास रेंज ऑफ कन्वर्जेंस कहेंगे। ठीक है, अगर ये रेंज है हमारे पास आइज़ और इन्फिनिटी के बीच में हो तो हमारे पास पॉजिटिव कन्वर्जेंस है, और अगर हमारे पास बिहाइंड आइज़ हो, आई बियॉन्ड इन्फिनिटी हो हमारे पास, तो स्लाइड डाइवर्जेंस पोजीशन में आएगी, जिस तरह अभी इधर फार पॉइंट में बताया। तो ऐसी कंडीशन में नेगेटिव हमारे पास कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस भी उसे कहते हैं। जो लास्ट टर्म हमारे पास है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ कन्वर्जेंस। ये हमारे पास वो कन्वर्जेंस है, ठीक है, जो कि हमारे पास रेस्ट पॉइंट पे, यानी जो हमारे पास इन्फिनिटी और हमारे पास वो पॉइंट जहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम कन्वर्जेंस हो रही हो, इसके बीच का जो डिफरेंस है उसमें हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड ऑफ कन्वर्जेंस जो है हम मेजर करते हैं। अब हमारे पास इसके मेथड है, ठीक है, कि हम मेथड कौन से हैं हमारे पास के एम्पलीट्यूड ऑफ कन्वर्जेंस को मेजर करने के। उसमें सबसे पहला जो है वो हमारे पास प्रिज्म बार मेथड है। हाँ, सबसे कॉमन जो मेथड हमारे पास यूज़ हो रहा है वो प्रिज्म बार ही है, और हम जो है पेशेंट के आइज़ के आगे रखते हैं और पेशेंट ने जो है 33 सेंटीमीटर पे जो है हमारे पास फोकस किया होता है। तब तक हमने लेंस की पावर को जो है प्रिज्म की पावर को इंक्रीज़ करना है जब तक हमारे पास उसमें जो है उसका फ्यूजन ब्रेक हो जाए और हमारे पास उसमें डिप्लोपिया जो है नज़र आने लग जाए। ठीक है, वो पॉइंट हमने जो है उसका रिकॉर्ड कर लेना, उस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक पॉइंट। उसके बाद हमने उसकी जो है लेंस प्रिज्म की जो पावर है उसको क्या आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करना है। कब तक? जब तक उसको पहला जो है वापस से क्या बाइनोकुलर विजन उसकी अटेन ना हो जाए। उस पॉइंट को कहते हैं रिकवरी पॉइंट, जहाँ पे डिप्लोपिया आपका ख़त्म हो जाता है। इन सारे पॉइंट्स के, इन दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट आता है ब्लर पॉइंट। ये वो पॉइंट है जब आपके पास डिप्लोपिया बनने के बाद आपकी जो पेशेंट है वो अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस जो है यूज़ करेगी। या अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस इसलिए यूज़ करता है ताकि ये आपके पास डिप्लोपिया को अवॉइड कर सके। ठीक है,
तो ये भी इसमें हम क्या नोट कर लेते हैं और इसके ज़रिए जो है फर्दर इसकी सारी रीडिंग्स हमारे पास आ जाती हैं। सेकंड, इसमें जो हमारे पास मशीन वाला मेथड है Synopto4 मेथड, ये भी हमारे पास तकरीबन इससे मिलता जुलता है, बस ये है इसमें सारा काम ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाता है, मशीन के ज़रिए होता है। कैसे होता है? सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। इस मैकुलर परसेप्शन स्लाइड्स होती हैं हमारे पास, जो कि फर्स्ट ग्रेड BSP का फाइंड करने के लिए यूज़ होंगी। इसके बाद हमने सेकंड ग्रेड फ्यूजन स्लाइड्स दिखानी है, ये मैं इधर शो कर रहा हूँ। तो इनके ज़रिए जो है पहले हमने इनके ये ग्रेड्स फाइंड कर लेने, उसके बाद सबसे पहले हमने डाइवर्जेंस फाइंड करनी है, फिर हमने कन्वर्जेंस फाइंड करनी है। डाइवर्जेंस फाइंड करने के लिए हमने पहले जो है Synopto4 के आर्म्स जो है उनको जो है स्लाइटली डाइवर्ज पोजीशन में ले आना है। डाइवर्ज पोजीशन में हमने तब तक लाना है जब तक हमें उसका ब्रेक पॉइंट या जब तक हमें उसमें डिप्लोपिया नज़र ना आने शुरू हो जाए, वो पॉइंट हमने नोट कर लेना है ब्रेक पॉइंट के उस पर, ठीक है। इसी तरह फिर आइस उसके जो आर्म्स हैं उसको हमने स्लाइडली जो है कन्वर्ज करना है। कब तक? जब तक हमारे पास उसका रिकवरी पॉइंट नहीं आता, जब तक उसकी दोबारा जो है फ्यूजन गेन नहीं हो जाती। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने नोट कर लेना है। इसी तरह फिर कन्वर्जेंस को भी नोट करने का इसका बिल्कुल ऑपोजिट तरीका है कि हमने कन्वर्ज्ड आइज़ में जो है फर्दर जो है उसके आर्म्स को कन्वर्ज करना है ताकि हमारा उसका फ्यूजन ब्रेक हो जाए, और उस पॉइंट को ब्रेक पॉइंट कहते हैं, वो रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद जो है हमने स्लाइटली डाइवर्ज करना है ताकि फ्यूजन रीगेन हो जाए और रिकवरी पॉइंट के तौर पे उसे नोट कर लेना है। उसके बाद इसकी जो है रिकॉर्डिंग्स वगैरह है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वर्जेंस फॉर नियर आपने किस तरह फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास -3 डायोप्टर का लेंस जो है ईच आई के आगे रखा जाता है Synopto4 में, जो कि 33 सेंटीमीटर के लिए होता है। इसमें कुछ और बातें भी हैं, तो वो जो है आपके पास Synopto4 के अकॉर्डिंग जो है इसको डिस्टेंस वगैरह को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। इसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स है नॉर्मल, वो भी मैं इधर देख रहा हूँ। मेजरमेंट ऑफ NPC, अब हमारे पास नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस जो है उसको कैसे मेजर करेंगे। अच्छा, ये बात याद रखें, इसमें हमारे पास ऑल टाइप्स की कन्वर्जेंस यानी फ्यूजनल, प्रॉक्सिमल और अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस जो है सारी जो है इसमें हम जो है इसकी मेजर कर सकते हैं इस एक टेस्ट के ज़रिए सिंपली। तो इसमें हमारे पास जो मेथड्स हैं वो RF रूल, लिविंगस्टोन, बाइनोकुलर गाज, प्रिंस रूल, और इसके अलावा जो है सिंपल एक रूलर के ज़रिए भी कि आउटर कैंथस पे जो है हम प्लेस कर दें और इधर जो है हम एक ऑब्जेक्ट दिखाना शुरू करें, ठीक है। इस तरह पॉइंट पे लाते जाएं और देखें कि कौन से पॉइंट पे जो है पेशेंट को उसका फाइनल पॉइंट जो है अचीव हो रहा है। ठीक इसी तरह RF रूल में भी मैं बता चुका हूँ, पहले वीडियो भी देख लें, और एक बार फिर भी बता देता हूँ कि इसमें सिंपली क्या है, एक रूलर होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। वन पॉइंट पे जो है आपके अकोमोडेटिव पावर डायोप्टर्स में, ठीक है, आपके पास आ रही होती है, और दूसरे साइड पे हमारे पास जो है NPC या NPA जो है हमारे पास उसकी रीडिंग्स आपके पास होती है सेंटीमीटर्स में, और थर्ड साइड पे हमारे पास पेशेंट की एज लिखी होती है उस हिसाब से। तो उस तरह फिर क्या है, और इसका जो एक पॉइंट होता है वो आपके एक तरह नोज पे बिल्कुल फिट बैठ जाता है, यूँ कह सकते हैं आपके इनर कैंथस पे। तो फिर उसके ज़रिए जो है हम स्लोली उस टारगेट को क्या है पेशेंट के करीब लाते हैं जब तक उसे ब्लर नज़र नहीं आता। उसके आखिरी मैक्सिमम पॉइंट को जो है हम नोट कर लेते हैं, वही हमारे पास NPC की रीडिंग्स देता है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यूज़ हमारे पास 7 सेंटीमीटर एडल्ट्स में होती है, लेकिन 5 to 10 सेंटीमीटर तक वेरी कर सकती है। पहले भी हमने इधर एक पॉइंट डिस्कस किया कि 8 सेंटीमीटर से कम जो हमारे पास है वो नॉर्मल कंसिडर की जाती है। इसी तरह अगर लेस देन 5 सेंटीमीटर है आपके पास तो ये हमारे पास एक्सेसिव है, ठीक है। और लेकिन कुछ चाइल्ड में जो है आपके पास इतनी करीब जितनी नोज तक, क्योंकि उनकी आइज़ जो हैं उनमें कन्वर्जेंस पावर कुछ ज़्यादा ही होती है आपके पास। 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो आपके पास डिफेक्टिव कंसिडर होगी, लेकिन कुछ पेशेंट जो कन्वर्जेंस इंसफिशिएंसी वाले हैं उनमें आपको जो है 25 to 30 सेंटीमीटर तक भी देखने को मिल सकती है। इसे रिमोट भी कहते हैं, ठीक है, रिमोट या डिफेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है AC/A रेशो, भी इसकी बात गुजरी भी कि अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस बाय अकोमोडेशन का हमारे पास जो रेशो है इसको AC/A रेशो कहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू 3 से 5 प्रिज्म डायोप्टर जो है आपके पास 1 डायोप्टर अकोमोडेशन के लिए जो है ये नॉर्मल है, ठीक है। अब इसको जो मेन चीज़ है इसके कैलकुलेशन की, तो हमारे पास 4 मेथड्स यूज़ होते हैं। जो सबसे ज़्यादा 2 यूज़ होते हैं वो उसमें सबसे पहला जो है हेट्रोफोरिया मेथड, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला। इसमें करना क्या है, इसमें यह है कि डिस्टेंस डेविएशन को 6 मीटर पे पहले जो है हमने मेजर कर देना है। इसी तरह फिर नियर को 33 सेंटीमीटर पे हम जो है डेविएशन मेजर कर लेते हैं।
उसके बाद IPT जो है उसका हम सेंटीमीटर्स में जो है कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद इस फार्मूले में सिंपल जो है वैल्यू पुट करते हैं कि ये नियर डेविएशन की हमारे पास हो गई, ये डिस्टेंस डेविएशन की हो गई, ये हमारे पास जो है फिक्सेशन डिस्टेंस है नियर के लिए, ठीक है। तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके, तो याद रखिए इसमें ईजो डेविएशन जो होगी उसके लिए प्लस साइन यूज़ होगा और एक्सो डेविएशन के लिए माइनस साइन यूज़ होता है। तो इस तरीके से आप जो है AC/A रेशो जो है फाइंड कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास मेथड है वो ग्रेडियंट मेथड है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक जनरल रूल है, वैसे भी ये यूज़ होता है कि माइनस लेंस जो है वो अकोमोडेशन को इंड्यूस करेगा। तो -1 डायोप्टर का लेंस जो है आपके पास 1 डायोप्टर की अकोमोडेशन को इंड्यूस करेगा और प्लस लेंस आपके पास जो है रिलैक्स करेगा। तो 1 डायोप्टर जो है प्लस लेंस का वो आपके पास 1 डायोप्टर की अकोमोडेशन को रिलैक्स करेगा, सही है। तो इस फार्मूले में जो है वैल्यूज पुट करनी है सिंपल कि डेल्टा एल हमारे पास जो इधर है ये आपके पास एडिशनल लेंसेज की डेविएशन के साथ आपके पास है, चेंज इन डेविएशन विद एडिशनल लेंसेज, और ये जो है आपके पास ओरिजिनल डेविएशन विदाउट एडिशनल लेंसेज है। और ये जो डी हमारे पास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायोप्ट्रिक पावर ऑफ एडिशनल लेंस है हमारे पास, ठीक है। स्टार्ट में हमने +3 डायोप्टर लेंस के साथ एक बार जो है इस सारी रीडिंग्स को जो है मेजर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि पेशेंट का जो ओरिजिनल डिस्टेंस फोरिया था, ठीक है, उसको हमने एक बार फिर से मेजर करना है, लेकिन इस बार जो है हम -3 डायोप्टर के जो लेंस है उसके साथ हम करेंगे और फिर अगेन जो है इसी फार्मूला में +3 की जगह जो है माइनस की वैल्यू पुट करके हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं और हमारे पास यही ग्रेडियंट मेथड है। इधर एक दो बातें लिखी मैं कि हेट्रोफोरिया मेथड जो है उससे जो वैल्यू आती है वो आपके पास यूजुअली ग्रेडियंट मेथड से थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ग्रेडियंट मेथड को जो है हमारे पास ज़्यादा जो है इसके मुकाबले में अच्छा समझा जाता है, ठीक है, कि इसकी वैल्यू हमारे पास इससे ज़रा अच्छी होती है। लेकिन ये जो मेथड है इसको हमारे पास गलत कहा हुआ है। दोनों मेथड्स के अपने अपने जो है ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। फिक्सेशन डिस्पैरिटी मेथड ये हमारे पास इतना जो है यूज़ नहीं होता, इसमें इनडायरेक्टली जो है मेजरमेंट्स ACA की लेते हैं, ठीक है। किस तरह के फ्रॉम फिक्सेशन डिस्पैरिटी, फिक्सेशन डिस्पैरिटी एक फिक्सेशन में जो है चेंज ला के जो है बोथ आइज की फिक्सेशन में चेंज ला के, ये चेंज कैसे आएगा, ये आपके पास या तो जो है एक्सेसिव कन्वर्जेंस के ज़रिए जो कि प्रिज्म से इंड्यूस होगी या लेंसेज के ज़रिए जो है हम फिक्सेशन डिस्पैरिटी को क्रिएट करते हैं और उसकी वजह से हमारे पास जो है हम ACA रेशो को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये मेथड इतने कम्प्लेक्स हैं कि इनके यूज़ नहीं है। सेम ये मेथड हेप्लोस्कोपिक मेथड भी हमारे पास ज़्यादा यूज़ नहीं होता कि इसमें विजुअल फील्ड जो है बोथ आइज़ की ले लेते हैं, उनका डिफरेंस जो है वो हम जो है नोट करते हैं और ईच आई को जो है हम सेपरेट टारगेट दिखा रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें हेरिंग्स ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट जो है फिर ACA रेशो के लिए यूज़ होता था। आजकल जो है मेजर एम्ब्लायोस्कोप्स वगैरह भी इसके लिए यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये मेथड से ज़्यादा हमारे पास ग्रेडियंट और हेट्रोफोरिया मेथड जो है ये ज़्यादा यूज़ हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो एनोमलीज ऑफ कन्वर्जेंस है। पहले एनोमलीज ऑफ अकोमोडेशन डिस्कस हुई थी, तो इसमें हमारे पास कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी है सबसे पहला, ठीक है। कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी नाम से ही पता चलता है कि हमारे पास आइज़ की इनएबिलिटी के वो जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट को फिक्सेट कर पा रही हों, ठीक है, तो बाइनोकुलर कन्वर्जेंस को जो है मेंटेन कर पा रही है। तो इस इनएबिलिटी को जो है हमारे पास जो है इनसफिशिएंसी कहते हैं कन्वर्जेंस की, ठीक है। और हमारे पास सबसे जो कॉमन काज है हमारे पास एस्थेनोपिक सिम्टम्स के लिए कि जितने भी फैटीग और जो टायर्डनेस वगैरह हेडेक वगैरह है वो आपके पास कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी की वजह से हो रहा होता है। इसकी एटियोलॉजी में हमारे पास 4-5 पॉइंट्स है, ठीक है। प्राइमरी और इडियोपैथिक उसे कहते हैं कि नॉट नोन, जो जिसका कॉज आपके पास एग्जैक्टली जो है पता ना हो, आपके पास जो थ्योरीज है वो अभी भी क्या स्टिल वर्क में हो और कोई जो है उसका एग्जैक्ट कॉज जो है ना पता चल पा रहा हो। वाइड IPD आपके पास हो सकता है, जनरल डिबिलिटी, टायर्डनेस, ठीक है, और भी बहुत सारे नियर वर्क ज़्यादा करने की वजह से, ये सारे जो है इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। सेकेंड हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर्स है। रिफ्रैक्टिव एरर्स में अनकरेक्टेड हाई मायोपिया और हाइपरमेट्रोपियाज हमारे पास जो है कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी कॉज कर सकते हैं। किस तरह, हाइपरोप्स अगर हमारे पास 5 डायोप्टर से ज़्यादा हैं तो ऐसे पेशेंट जो हैं वो एक एफर्ट करते रहेंगे, कॉन्टीन्यूस एफर्ट होती है उनके अकोमोडेशन की, जिस वजह से उनमें क्या है हमारे पास लैक ऑफ अकोमोडेशन जो है देखी जा सकती है, लैक ऑफ कन्वर्जेंस भी देखी जा सकती है। मायोप्स में हमारे पास जो है उन्हें अकोमोडेशन चाहिए ही नहीं होती, ठीक है, दे डोंट नीड अकोमोडेशन। इस वजह से उनमें जो है कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि जिस मसल का यूज़ नहीं होता
तो वो जो है वेस्ट हो जाता है। इसी तरह हमारे पास जब अकोमोडेशन का यूज़ नहीं होगा तो वो हमारे पास वेस्ट हो जाएगी और लैक होगी हमारे पास अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस की, ठीक है। और अगर हम पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्लस फेयर नंबर दे दें तो ठीक है, उसमें भी हमारे पास वो पेशेंट जो है लेस अकोमोडेशन जो है इंसर्ट करेंगे और इस वजह से हमारे पास लेस एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस उन पेशेंट्स में देखी जाएगी। प्रेस बायोपिया आपके पास किस तरह कर सकता है, ठीक है। कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी, तो उसमें हमारे पास 2 केसेस हो सकते हैं। एक तो ये कि इनका नियर पॉइंट जो है हमारे पास रिसीड्स हो जाता है प्रेस बायोपिक करेक्शन पहनने से, और उस वजह से इनकी क्या है लेस यूज़ ऑफ कन्वर्जेंस के, ये अपनी कन्वर्जेंस को कम यूज़ करते हैं और इस वजह से आपके पास कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी देखने को मिलेगी। सेकंड ये कि फर्स्ट टाइम प्रेस बायोपिक पेशेंट है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट का भी लिखा हुआ है कि ऐसे पेशेंट की ट्रीटमेंट ये है कि अपनी प्रेस बायोपिक जो ग्लासेस है उसको पहनना छोड़ दें, तो उससे ये ऑटोमेटिकली जो है थोड़ा बहुत ठीक हो जाएंगे। सेकंड, हमारे पास वो पेशेंट है जो फर्स्ट टाइम प्रेस बायोपिक करेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, तो ऐसे पेशेंट जो हैं अपनी अकोमोडेशन के जो फिनोमेना उसको रिलीफ दे रहे होते हैं। इस वजह से आपके पास अकोमोडेशन जो है सस्टेन्ड हो जाती है और वो ऐसे पेशेंट में जो है अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस का मसला आ सकता है, जिसकी वजह से कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। मस्कुलर इम्बैलेंसेस हमारे पास के एक्स्ट्राओकुलर मसल में अगर हमारे पास इम्बैलेंसेस आ जाए, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ एक्सोफोरिया, इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया, वर्टिकल मसल इम्बैलेंसेस, इन सारी कंडीशंस में आपके पास जो है कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी के चांसेस होते हैं, ठीक है। कंसेक्यूटिव कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी के हमारे पास किसी सर्जरी की वजह से आपके पास जो है कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी का केस आज इधर 1-2 वर्ड्स लिखे हुए, इनको समझे। रिसेशन एंड रीसेक्शन। रिसेशन हमारे पास जो है किसी मसल की पावर को कम करना, ठीक है, वीक करना, और रिसेक्शन हमारे पास उसकी पावर को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। तो ये सर्जरीज़ हैं, इंशाल्लाह स्क्विंट में इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही समझे, रिसेशन वीक करने को और रिसेक्शन स्ट्रॉन्ग करने को एक मसल को। तो इन वजह से भी आपके पास कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी के केसेस देखे जा सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स अगर हम इनके देखें तो हमारे पास जो है उन्हीं पेशेंट्स में ये देखने को मिलेंगे जो नियर वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, प्रिसिशन वर्कर या जिनका डेस्क पे आसपास काम होता है, कंप्यूटर वर्कर्स जो हैं, ठीक है, मोबाइल यूज़र्स जो हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स जो है ज़्यादा देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ जो है इनके सिम्टम जो है वो हेट्रोफोरिया के साथ हमारे पास सिमिलर होते हैं, ठीक है। और जो है ग्लासेस के साथ इनकी जो है बिल्कुल नहीं बनती, ठीक है, अनसूटेबिलिटी रहती है, जितनी भी ग्लासेस चेंज कर ले अपनी प्रिस्क्रिप्शन से ये तंग रहते हैं, ठीक है। ये इनके जो है कुछ क्लिनिकल फीचर्स अपीयरेंस होगी जो हमें देखेगी। ऐसे पेशेंट्स में हमारे पास जो है एस्थेनोपिक सिम्टम्स होंगे, उन एस्थेनोपिक सिम्टम्स को हमारे पास जो है 2 में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास मस्कुलर फैटीग के हैं कि जो बहुत ज़्यादा न्यूरोमस्कुलर पावर और नियर वर्क करने की वजह से आपको क्या है दिखेंगे, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स में आई स्ट्रेन होगा, हेडेक इन्हें फील होगा, ठीक है, हैवी आई एक, ठीक है, कि आंखों में शदीद तरीन जो है दर्द, इसी तरह इचिंग, बर्निंग सेंसेशन और जो है सोरनेस, आंखों में दर्द वगैरह जो है इन्हें फील होता रहता है। इसी तरह जो है सबसे इम्पॉर्टेंट के फोकस चेंज करने में इन्हें प्रॉब्लम आ रही है, डिस्टेंस से नियर में फोकस करने में इन्हें प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, नेक्स्ट सिम्टम जो आपको एस्थेनोपिया की वजह से आपको दिखने वाला है वो ये है कि हमारे पास बाइनोकुलर विजन जो है मेंटेन करने में हमारे पास फेलियर दिखेगा, ठीक है। इसमें आपके पास नियर विजन तो ब्लड होगी, साथ में आपके पास जब रीडिंग करेंगे तो क्राउडिंग ऑफ वर्ड्स जो है आपको नज़र आएंगी, ठीक है। इसके अलावा इंटरमिटेंट क्रॉस डिप्लोपिया आपको दिख सकता है जब आप नियर पे क्या फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा जो है ऐसे पेशेंट जो है अपनी वन आई को जो है क्लोज करते हैं ताकि वो जो है फैटीग से अपने आप को रिलीफ दे सके। ये यूजुअली इस तरह करके कुछ जो है लुक्स आपको देंगे। तो ये सिम्टम्स जो है इनमें देखे जा सकते हैं। डायग्नोसिस अगर हम इसका देखें तो हमारे पास रिमोट एनपीसी जो होगा वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो चुका होगा। इसी तरह हमारे पास फ्यूजनल कन्वर्जेंस जो है वो इनमें हमारे पास डिक्रीज़ हो चुकी होगी नियर के लिए। जब ये हमारे पास 15 से 20 से भी कम हो जाए, हमारे पास 15 से भी कम हो नियर के लिए, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी है हमारे पास। या हमारे पास 30 डिग्री कन्वर्जेंस अटेन करने में इन्हें डिफ़िकल्टी आ रही हो, तब भी हम कह सकते हैं। प्रिज्म कन्वर्जेंस इनकी लो होती है और जो प्रिज्म डाइवर्जेंस है वो इनकी नॉर्मल होगी, ठीक है। एक्सोफोरिया हमें नियर में दिख सकता है और ऑर्थोफोरिया हमें क्या डिस्टेंस में क्या दिख सकता है। इसलिए हर जो पॉसिबल हम जो है एक्सो डेविएशंस उसकी हर पोजीशन में जो है चेक करेंगे, ठीक है। एनपीए जो है हमारे पास कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी में यूजुअली नॉर्मल होता है, लेकिन हमारे पास जब एकोमोडेशन
से रिलेटेड जो है इनका प्रॉब्लम हो, तो यूँ कह सकते हैं कि जब अकोमोडेटिव और कन्वर्जेंस इंसफिशिएंसी की हमारे पास प्रॉब्लम हो तो उसमें एनपीए भी हमारे पास डिफेक्टिव हमें क्या नज़र आएगा। इसके बाद इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कि कुछ कंडीशंस के साथ जो है इनका काफ़ी मेल जोल है। उसमें सबसे पहला हमारे पास कन्वर्जेंस पैरालिसिस है। तो हमारे पास कन्वर्जेंस इंसफिशिएंसी में ये होता है कि जो कन्वर्जेंस एम्पलीट्यूड है वो कुछ डायोप्टर्स तक हमें नज़र आता है, लेकिन हमारे पास पैरालिसिस में जो है टोटल लैक होता है। चाहे जितना भी हम बेस आउट प्रिज्म उसके लिए लगा लें तो उसमें कुछ भी हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारे पास कन्वर्जेंस जो है वो फुली पैरालाइज हो चुकी होती है। इसके अलावा जो है कि जब हमारे पास प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होता है कन्वर्ज करने के लिए, ठीक है, तो कन्वर्जेंस इंसफिशिएंसी के जो पेशेंट है ये कन्वर्ज नहीं कर सकते। इसके मुकाबले में जो कन्वर्जेंस पैरालिसिस के पेशेंट हैं इनमें प्यूपिल जो है कंस्ट्रिक्ट होता है नॉर्मली, लेकिन जब ये कन्वर्ज करने की कोशिश करते हैं तो प्यूपिल इनका डायलेट हो जाता है और हमारे पास जो है कन्वर्जेंस इनकी मेंटेन नहीं रहती, ठीक है। कन्वर्जेंस इंसफिशिएंसी को अगर हम अकोमोडेटिव एफर्ट सिंड्रोम के साथ अगर के कंपेयर करें तो इंसफिशिएंसी में हमारे पास जो है एक्सोफोरिया होता है नियर में, और उसमें हमारे पास जो है इजोफोरिया जो है आपको दिखेगा नियर की कंडीशन में। इसके अलावा हमारे पास -3 डायोप्टर टेस्ट है, इसमें जो है -3 डायोप्टर का लेंस जो है इसके आगे रखा जाता है। तो अगर कन्वर्जेंस इंसफिशिएंसी के पेशेंट के आगे ये रखेंगे तो हमारे पास एक गुड रिजल्ट आएगा, गुड फ्यूजनल कन्वर्जेंस जो है हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर अकोमोडेटिव एफर्ट सिंड्रोम के पेशेंट में यूँ करें तो हमारे पास ट्रोपिया जो है हमें क्या दिखेगा, अगर फोरिया कंडीशन है तो हमारे पास ट्रोपिया में क्या कन्वर्ट होती हुई हमें दिखेगी। इसके अलावा प्लस लेंसेज अगर क्या हम रखते हैं तो ये हमारे पास कन्वर्जेंस इंसफिशिएंसी के जो पेशेंट्स हैं इनकी कंडीशन को काफ़ी वर्स कर देता है, क्योंकि हमारे पास अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस जो है उसको रिलैक्सेशन मिल जाती है। इस वजह से इसकी कंडीशन फर्दर जो है हमारे पास वर्स होगी। इसके अलावा अगर अकोमोडेटिव एफर्ट सिंड्रोम के अगर हम आगे रखें तो ये हमारे पास जो एक्सिस्टिंग सिम्टम्स हैं, ठीक है, उनको थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर देता है। कन्वर्जेंस इंसफिशिएंसी की अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास 4 मॉड्यूल्स हैं। ऑप्टिकल है, ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेज है, हमारे पास प्रिज्मोथेरेपी है और हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है, सही है। ऑप्टिकल में हमारे पास बहुत ही सिंपल है कि जो रिफ्रैक्टिव एरर है उनको क्या करेक्ट किया जाए, मायोप्स की फुल करेक्शन और हाइपरोप की अंडर करेक्शन की जाए, ताकि इससे जो है हमारे पास उनमें अकोमोडेशन स्टिमुलेट हो, और जब अकोमोडेशन स्टिमुलेट होगी तो साथ में कन्वर्जेंस भी हमारे पास स्टिमुलेट होगी। इसके साथ साथ अडल्ट में जो 40 ईयर से अबव हैं उनमें प्रेसबायोपिक करेक्शन का भी ज़रा ध्यान रखना चाहिए कि उनको ऐसी करेक्शन दी जाए कि ऐसा ना हो कि उसमें अकोमोडेटिव इंसफिशिएंसी, कन्वर्जेंस इंसफिशिएंसी के चांसेस मज़ीद बढ़ जाए, बल्कि ऐसी उन्हें क्या करेक्शन दी जाए कि उससे हमारे पास कन्वर्जेंस इंसफिशिएंसी जो है वो हमारे पास बेहतर होने की शक्ल में नज़र आए, ठीक है। सेकेंड हमारे पास जो है ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेज, इसमें हमारे पास 3 टाइप्स की जो है एक्सरसाइजेज है। एक तो वो एक्सरसाइजेज है जो कि एनपीसी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होंगी। सेकेंड हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड ऑफ फ्यूजनल कन्वर्जेंस के लिए होंगी, और थर्ड टाइप जो हमारे पास होगी वो वॉलंटरी कन्वर्जेंस को हमारे पास जो है इम्प्रूव करने के लिए होंगी। तो अगर एक्सरसाइजेज टू इम्प्रूव एनपीसी की हम बात करें, ठीक है, नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस के लिए, इस एडवांसमेंट एक्सरसाइज में एक नियर टारगेट दिया जाता है, एक फाइन पिक्चर कार्ड हो सकता है, सही है, जिसे हम पेशेंट ने अपने नोज से तकरीबन आर्म डिस्टेंस तक उसे क्या होल्ड करना होता है और फिर उसे स्लोली क्या आहिस्ता आहिस्ता आगे लाना होता है उस पॉइंट तक जहाँ पर उसे जो है ये ऑब्जेक्ट या ये जो पिक्चर है ये डबल नज़र आने लग जाए, जैसे फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया का पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट पे उसने थोड़ा सा स्टे करना है, अपनी आइज़ को फर्दर जो है कन्वर्ज करने की उसने कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा वो इस पर अपनी आइज़ को कन्वर्ज कर सके। फिर दोबारा थोड़ी देर बाद क्या है थोड़ा सा दूर करके फिर से आहिस्ता आहिस्ता करीब लाना है। तो डेली जो है काफ़ी मरतबा जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये एक्सरसाइज जो है पेशेंट की जो है एनपीसी को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प देगी आपके पास। सेकंड हमारे पास जो है जंप कन्वर्जेंस एक्सरसाइज, ये हमारे पास बाइफोवियल सिंगल विजन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन इसमें एक बात याद रखें कि जब तक आपने एडवांसमेंट एक्सरसाइज या पिक्चर टू नोज भी इसे कहते हैं इस एडवांसमेंट एक्सरसाइज को, ये 4th वीक तक आपने जब कर ली उसके बाद हम जंप कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस पे क्या है मूव ऑन कर सकते हैं।
फोर्थ वीक से पहले जो है हम इन एक्सरसाइजेज पे मूव नहीं करेंगे। और हमारे पास जो जंप कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेज हैं इनमें ये सारी एक्सरसाइजेज जो है इंक्लूड हैं, जो कि अभी हम एम्पलीट्यूड फॉर फ्यूजनल कन्वर्जेंस में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली हमारे पास जो है इसमें वो है कन्वर्जेंस, जो है वो हम प्रिज्म्स के ज़रिए जो है एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, बेस आउट प्रिज्म हमारे पास यूज़ होते हैं, ये हमारे पास जो है कन्वर्जेंस को जो है स्टिमुलेट करेंगे। लेकिन इसमें एक बात याद रखने की है कि ये क्लिनिशियन की जिम्मेदारी है, ये घर में नहीं प्रैक्टिस की जा सकती, और क्लिनिशियन ही क्या इसे प्रैक्टिस करवाएगा, और पेशेंट की आइज़ की जो है डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस को क्या नोट करेगा कि आइज़ हमारे पास डाइवर्ज तो नहीं हो रही। सेकेंड हमारे पास जो है कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेज यूजिंग साइनाप्टोफोर। अगेन फिर से क्या ये भी क्लिनिक में होंगी, क्योंकि साइनाप्टोफोर एक मशीन है और घर में ये अवेलेबल नहीं होगी। तो ये भी जो है हमारे पास बिल्कुल मेथड इसका उसी तरह है कि कन्वर्जेंस को जो है हम स्टिमुलेट करते हैं स्लोली जो है पॉइंट को, जिस तरह इस एक्सरसाइज में था कि पॉइंट को क्या करीब लाया जाता है, इस तरह के आर्म्स को जो है साइनाप्टोफोर के उसको कन्वर्ज किया जाता है जब तक कि हमारे पास फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया अपेयर ना हो, और फिर इसी तरह वापस किया पॉइंट को रिलीज़ करके फिर अगेन इसको प्रैक्टिस करवाया जाता है। इसमें थर्ड हमारे पास जो है एक्सरसाइजेज यूजिंग कन्वर्जेंस कार्ड। ये एक्सरसाइज अब ऐसी है जो कि घर में प्रैक्टिस की जा सकती है। इसमें यूजुअली हमारे पास एक कार्ड होता है जिसमें एक साइड ब्लू और एक साइड जो है आपके पास रेड होगी। ठीक है, दोनों में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डॉट्स होंगे, लार्ज, मीडियम और स्मॉल डॉट। ठीक है, तो हमने पेशेंट के नोज़ पे जो है इस कार्ड को क्या इस तरह रेस्ट करवाना है। ठीक है, और सबसे जो बड़ा कार्ड है वो उसकी आई से सबसे ज़्यादा दूर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने देखना है कि अगर उसे 3 डॉट्स अपेयर हो रहे हैं तो ये हमारे पास इन 3 डॉट्स के बीच में हमारे पास एक लाइन हमें क्या अपेयर होगी। ठीक है, इस तरह, और इस तरह जब हम इस डॉट के ऊपर हम जब फोकस करवाएंगे, बिगर जो डॉट होगा उससे जब हम सेकंड डॉट पे मूव कराएंगे तो उसे एक एक्स पैटर्न नज़र आएगा। ठीक है, इसी तरह जब हम सबसे स्मॉलेस्ट पे उसे मूव कराएंगे तो उसे एक वी पैटर्न जो है नज़र आने वाला है। इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस में क्या है हम डिटेल से देखेंगे कि किस तरह ये पैटर्न नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इसकी थ्योरेटिक को ही अगर आप समझ लें तो ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसे फिजियोलॉजिक डॉट कार्ड भी कहते हैं। फोर्थ वन जो हमारे पास है फिजियोलॉजिक डिप्लोपिया एक्सरसाइज, जो कि स्टीरियोग्राम कार्ड के ज़रिए हम यूज़ करेंगे। इसमें होता क्या है कि एक कार्ड जिस पे हमारे पास 2 पिक्चर्स होती हैं उसको हमने आर्म डिस्टेंस पे पकड़ लिया, और एक फिक्सेशन जो है टारगेट हमने जो है वो हमारे पास एक पेंसिल जो होगी वो इधर बीच में होगी। जब हम पेशेंट को इस पेंसिल पे फिक्स करवाएंगे तो उसमें डिप्लोपिया जो है हमारे पास जनरेट होगा। उस डिप्लोपिया जनरेट होने की वजह से ये जो 2 पिक्चर्स हैं ये आपके पास जो है उन्हें 4 नज़र आएंगी। ठीक है, डिप्लोपिया में हमने पढ़ा है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो आपको डबल नज़र आएगा, तो 2 है पिक्चर्स हैं तो वो आपको 4 नज़र आने वाली है। अब हमने करना क्या है, इस पेंसिल को हमने इतना एडजस्ट करना है कि हमारे पास जो है सिंगल जो है जितनी ये इमेजेस हैं 2 पिक्चर्स हैं वो हमें नज़र आएँ। उसके बाद हमने इन 2 पिक्चर्स को जो है आपस में फ्यूज़ करना है ताकि हमारे पास 3 पिक्स नज़र आएँ। जब ये 3 पिक्स हमारे पास नज़र आ गई यानी उसको हमने इतना कन्वर्ज करना है अपनी आइज़ को, उसके लिए इतनी एडजस्टमेंट जो है इसमें लानी है, यही एडजस्टमेंट जो है इसकी एक्सरसाइज है। तो इस ज़रिए से जो है हमारे पास जो है कन्वर्जेंस की ट्रेनिंग हो रही होती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को जो है हमारे पास फिक्सेट करने की कोशिश की जा रही होती है। इसमें ये याद रखें कि जो हमारे पास कन्वर्ज है आइज़ वो फिक्सेशन ऑब्जेक्ट के लिए हो रही होती हैं और डिस्टेंस के लिए जो है हमारे पास आइज़ अकोमोडेट कर रही होती है। तो एट ए टाइम अकोमोडेशन और कन्वर्जेंस दोनों फिनोमेना जो है हमारे पास वर्क में आ रहे होते हैं। 5th नंबर हमारे पास जो ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेज में है वो कंप्यूटर बेस्ड कन्वर्जेंस एक्सरसाइज है। इसमें हमारे पास जो है रैंडम डॉट स्टीरियोग्राम्स होते हैं जो कि हमारे पास एक पिक्चर फॉर्म कर रहे होते हैं, और इसकी मदद से हमारे पास इसके अंदर एक वर्जन सिस्टम होता है जिससे हम उसकी कन्वर्जेंस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। सही है। 6th वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जेंस एक्सरसाइज यूजिंग डिप्लोस्कोप। ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट सा होता है। ठीक है, इसमें जो है हम एक्सरसाइज करवाते हैं रिलेटिव कन्वर्जेंस की, जब आपके पास बाइफोवियल सिंगल विजन या बाइनोकुलर सिंगल विजन जो है आपके पास प्रेजेंट हो। ठीक है, ये जो है हमारे पास एक चीज़ में बहुत हेल्प करेगा कि डिस्टेंस से जो नियर फोकस है उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है पेशेंट को, तो ये उसको हमारे पास ट्रीट करता है। इसकी पिक्चर आप देखें तो हमारे पास इसमें 4 पोजीशंस होंगी। फर्स्ट पोजीशन में आपके पास जो है कार्ड पे आपको क्या है इस तरह 3 वर्ड्स नज़र आने वाले हैं। ठीक है, DOG। तो हमारी जो राइट आई है इसके हमारे पास एक टेम्पोरल पार्ट है, एक नेज़ल पार्ट है। ठीक है, नेज़ल मैंने लिखा नहीं, ज़रूरत नहीं थी।
राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो टेम्पोरल साइड ऑफ राइट साइड से हमें क्या डी और ओ नज़र आने वाला है, और इसी तरह लेफ्ट का जो टेम्पोरल है उससे हमें जी और ओ नज़र आने वाला है, क्योंकि ये आइस से हमारे पास नॉर्मल डिस्टेंस पे, इसलिए हमारे पास ये टेम्पोरल साइड से इसकी क्या प्रोजेक्शन होगी, और हमारे पास राइट से डी ओ और लेफ़्ट से हमारे पास ओ जी नज़र आने वाला है। अगर बी एस पी प्रेजेंट है पेशेंट में तो हमारे पास एक कंप्लीट वर्ड डॉग नज़र आएगा। अगर प्रेजेंट नहीं है तो हो सकता है डी ओ और ओ जी हमें क्या नज़र आए। सेकंड पोजीशन जो हमारे पास है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ मेटल सेप्टम है। ये कार्ड से हमारे पास थोड़ी सी करीब पोजीशन होगी, इसलिए मैंने ड्रॉ भी ज़रा करीब किया है। यहाँ पर अब जो है करीब होने की वजह से कन्वर्जेंस चूँकि वर्क में आ चुकी है, तो जो है नियर नेज़ल पॉइंट से हमारे पास जो है इमेजेस बनेंगे। तो नेज़ल पॉइंट से हमें जो है राइट के डी और ओ नज़र आएगा, और लेफ़्ट के जो है उससे ओ जी नज़र आएगा। तो हमारे पास पूरा वर्ड जो है डी ओ और ओ जी नज़र आएगा। लेकिन अगर पेशेंट जो है ज़्यादा कन्वर्जेंस यूज़ करता है हमारे पास, तो हो सकता है कि ये ओ जो है आप इसमें ओवरलैप हो जाए और हमारे पास खाली जो है डी जी नज़र आए, ठीक है। वर्ड हमारे पास डी जी भी नज़र आ सकता है। थर्ड पोजीशन को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास अब जो है सेप्टम से भी जो है करीब हो गया। एक मिड पॉइंट हम लेते हैं सेप्टम और आइज़ के बीच में। यूजुअली पेंसिल भी जो है या कोई और टारगेट जो है हम फिक्सेशन के लिए उन्हें यूज़ कराते हैं, सही है। इसमें अब क्या होगा कि जो है क्रॉसिंग नहीं होगी हमारे पास। राइट से जो है हमारे पास डी ओ नज़र आने वाला है, और लेफ़्ट के नज़ल से हमारे पास जो है ओ जी नज़र आएगा, और हमारे पास पूरा वर्ड जो है वो ओ जी डी ओ जो है हमारे पास इस शेप में नज़र आएगा। फोर्थ पोजीशन जो है हमारे पास ये बियॉन्ड द प्रिंटेड कार्ड, ये कार्ड से हमारे पास काफ़ी दूर होती है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास टेम्पोरल पार्ट से जो है हमारे पास डी नज़र आएगा, ठीक है, राइट के, और इसी तरह लेफ़्ट के जो टेम्पोरल है उससे जी नज़र आएगा। लेकिन इनकी प्रोजेक्शन हमारे पास नेज़ल होगी, ठीक है। तो वो नेज़ल से जो हमारे पास है ओ, और लेफ़्ट के नेज़ल से भी हमारे पास ओ नज़र आएगा। हमारे पास पूरा जो वर्ड होगा वो हमारे पास डी ओ ओ जी नज़र आने वाला है। इन एक्सरसाइजेज में हमारा जो एम है वो ये भी है कि हम इन चारों पोजीशंस में जो है कंफर्टेबिलिटी जो है पेशेंट को दिलाएं, ठीक है। और जो फोर्थ पोजीशन है ये हमारे पास डाइवर्जेंस के लिए या जो नेगेटिव कन्वर्जेंस है उसके लिए भी हमारे पास काफ़ी यूज़फुल है, कि डिस्टेंस में हमारे पास जो डाइवर्जेंस हमें चाहिए होती है उसके लिए भी हमारे पास ये फोर्थ पोजीशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। थर्ड नंबर पर जो हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं वो वॉलंटरी कन्वर्जेंस के लिए हमारे पास है। इसके लिए एक इंटेलिजेंट पेशेंट का होना जो है ज़रूरी है हमारे पास, जो कि हमारे पास चीज़ों को समझे। उसे हम पहले फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया जो है प्रैक्टिस करवाते हैं कि फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया है क्या, ये जो इमेज जो है डबल हो जाती है, इसको पहले वो समझ ले। उसके बाद जो है हम जो है इसकी फ़र्दर उसे प्रैक्टिस क्या है इस तरीके से करवा सकते हैं कि डिस्टेंस में एक लाइट होती है, और फिर हम जो है एक फिंगर जो है उसकी फील्ड ऑफ विजन में मूव करवाते हैं, ठीक है। इस तरह टू एंड फ्रो जो है मोशन देने से जो है वो लाइट्स उसे कभी जो है इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएंगी, और कभी जो है हमारे पास उसे डिक्रीज़ होती हुई नज़र आएंगी। हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट तब होगी जब वो हमारे पास पेशेंट बगैर फिंगर की हेल्प के आपके पास लाइट्स को डबल करने की पोजीशन में आ जाए। इस वॉलंटरी कन्वर्जेंस की एक्सरसाइजेस का फ़ायदा उसे ये होगा कि वो जो है हमारे पास अपनी आइज़ की पोजीशन पे जो है कंट्रोल जो है वो सीख लेगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। इसे नेगेटिव कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस एक्सरसाइजेज भी कहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो पहली एक्सरसाइज है वो फिजियोलॉजिक डिप्लोपिया एक्सरसाइजेज यूजिंग स्टीरियोग्राम्स इन क्रॉस पोजीशंस। हमने पहले जो पढ़ा वो हमारे पास जो था अनक्रॉस पोजीशंस में थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्रॉस पोजीशन में है। यहाँ पर हमने पहले पेशेंट को ये समझाना है कि डिप्लोपिया है क्या, इसके लिए हमने उसे एक नियर ऑब्जेक्ट पे फिक्स कराना है, और जब ये ऑब्जेक्ट हमारे पास डबल हो जाए ताकि वो समझ सके कि हमारे पास फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया कहते किसे हैं। उसके बाद हमने उसे डिस्टेंस पे जो है दो ऑब्जेक्ट्स दिखाने हैं, ठीक है। 2 पिक्चर्स होती हैं यूजुअली स्टीरियोग्राम्स की, जो कि उसे डिप्लोपिया की वजह से हमारे पास 4 नज़र आने वाली है। तो हमने उसको ये गाइड करना है कि इसके हिसाब से अपनी आइज़ को इस तरह एडजस्ट करे कि हमारे पास उसकी जो आइज़ हैं उसे ये 2 पिक्चर्स नज़र आएँ। जब वो इस चीज़ को समझ चुका, फिर हम उस पेशेंट को इस बात पे क्या आमादा करेंगे कि वो इस 2 पिक्चर्स को हमारे पास आप इसमें फ्यूज़ करें, और ये स्टीरियोग्राम की जो पिक्चर्स हैं ये उसे फिर 3 नज़र आने वाली हैं।
जब उसे ये 3 नज़र आ जाएंगी तो यही हमारे पास एक्सरसाइजेस की उस तरह कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे पास जो है ऐसी कंडीशन में पेशेंट जो है वो डिस्टेंस के लिए कन्वर्ज कर रहा होता है और नियर के लिए अकोमोडेट कर रहा होता है, जिससे उनकी ये जो कन्वर्जेंस है इसको काफ़ी ज़्यादा हमारे पास रिलैक्सेशन मिलती है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास डाइवर्जेंस एक्सरसाइजेज है साइनोप्टो 4 पे। तो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें हम जो है स्टेरोप्सिस स्लाइड्स का यूज़ करके पहले आइज़ की फ्यूजन को क्या मेंटेन कराते हैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस के ज़रिए। उसके बाद जो है साइनोप्टो 4 के आर्म्स को स्लोली डाइवर्ज करते हैं ताकि हमारे पास रिलैक्सेशन जो है यानी डाइवर्जेंस जो है उस पेशेंट में क्या है हमें देखने को मिले। और यही थेरेपी जो है वीक में या जब भी क्लिनिक का विजिट्स हो उसमें क्या ये प्रैक्टिस करवाई जा सकती है, घर में ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड, इसी तरह हमारे पास डाइवर्जेंस एक्सरसाइजेज विद प्रिज्म्स, ये भी घर में पॉसिबल नहीं है। जब क्लिनिक रूटीन में क्या विजिट हो तो वीक में 1 बार जो है ये करा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बेस इन प्रिज्म्स यूज़ होंगे। वहाँ पर जो थे हमारे पास बेस आउट प्रिज्म यूज़ हो रहे थे। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के यूज़ होंगे लूज प्रिज्म्स, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। प्रिज्म बार जो है ज़्यादा प्रेफरेबल मेथड है, वरना रिजले प्रिज्म भी है। तो पेशेंट की जो फिक्सेशन है वो हम क्या डिस्टेंस पे रखते हैं, वहाँ पे हम क्या नियर पे रख रहे थे, उस डिस्टेंस पे रखेंगे जहाँ पर उसको इज़ोफोरिया हमारे पास क्या मैक्सिमम हमारे पास क्या है अप्रिशिएट हो। और उसके बाद जो है हम ऐसे पेशेंट्स की जो है बेस इन प्रिज्म जो है उनकी आइज़ में डाइवर्जेंस जो है आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट करेगी, जिससे हमारे पास आइज़ में नेगेटिव कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस जो है आहिस्ता आहिस्ता हमें अपेयर होना शुरू होगी। तो इस तरह थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज से हमारे पास काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब हमारे पास जो क्राइटेरिया है गुड ऑर्थोप्टिक मैनेजमेंट का, तो ये है कि पेशेंट हमारे पास सिम्टम फ्री हो, बाइनोकुलर कन्वर्जेंस उसकी हमारे पास गुड हो, गुड फ्यूजनल रिजल्ट हो उसमें, और वॉलंटरी कन्वर्जेंस को जो है वो इजीली समझ रहा हो हमारे पास। ठीक है, तभी हमारे पास इसके गुड मैनेजमेंट पॉसिबल है। अब इस पॉइंट पे आके कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्या अब हम ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेज और ऑर्थोप्टिक्स के एक्सपर्ट हो गए हैं। तो माजरत के साथ कि इतने नॉलेज के साथ अभी जो है अब इन्हें सिर्फ इनकी बेसिक्स भी मुश्किल से सीखी हैं। ऑर्थोप्टिक्स के ऊपर पूरी किताबें हैं हेलन डेविस और जो है स्टूडेंट मैनेजमेंट की, तो इंशाल्लाह जो है उनको आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जितनी बुक की जो डिमांड थी मैं उसको कवर करने की कोशिश कर रहा था। प्रिज्मोथेरेपी हमारे पास जो 3rd मॉड्यूल है, ठीक है, कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी के लिए, तो बेस इन प्रिज्म जो है हमारे पास जो बाइफोकल के साथ दे दी जाती है रीडिंग के लिए, और हमारे पास रिलीविंग प्रिज्म जो है ज़्यादातर यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि उससे हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, और ये हमने तभी रिकमेंड करनी है जब सारी ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेज हमारे पास फेल हो चुकी हों। ठीक है, क्योंकि यूजुअली हम प्रिज्म जो है प्रेस्क्राइब नहीं करते। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास जो है जब हमारे पास प्रिज्मोथेरेपी वगैरह से भी काम नहीं बन रहा और हमारे पास एक्सोफोरिया है कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी के साथ, तो हम मीडियल रेक्टस मसल जो है उसकी रिसेक्शन थेरेपी कर सकते हैं। ठीक है, रिसेक्शन हमारे पास मसल को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी में आपके पास मीडियल रेक्टस मसल जो है वीक हो चुके होते हैं, तो इनको स्ट्रॉन्ग करके इस प्रोसीजर में सिंपल होता ये है, मैं अभी ऊपर से बताऊंगा कि मसल की जो है जिस पोजीशन पे वो अटैच है उस जगह से क्या उसको निकाल कर उसे उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे प्लेस किया जाता है ताकि हमारे पास जो है उसकी जो पावर है मसल की वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाए। कन्वर्जेंस एनोमलीज में हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है वो कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी है हमारे पास अकोमोडेटिव इनसफिशिएंसी के साथ, उसके साथ उसकी एसोसिएशन है। ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास सेकेंडरी हो सकता है, तो हम जो है कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी को ट्रीट करने से पहले अकोमोडेटिव जो है उसमें उसको भी मिसअंडरस्टैंडिंग को दे सकते हैं कि क्या इसमें अकोमोडेटिव इनसफिशिएंसी की कंडीशन भी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो इसकी इटियोलॉजी हमारे पास जो है अर्ली एडी सिंड्रोम या इसे होम्स एडी सिंड्रोम भी कहते हैं। ये हमारे पास एक प्यूपिल का सिंड्रोम है जिसमें प्यूपिल हमारे पास डायलेट रहता है और उसका रिएक्शन जो है हमारे पास स्लगिश हो चुका होता है, सही नहीं आता। ठीक है, सेकंड हमारे पास हेड ट्रॉमा या जो है पोस्टीरियर ऑसिपिटल या हमारे पास विपलैश इंजरी या ऑसिपिटल साइड पे हमारे पास कोई इंजरी हो या विपलैश जो है इंजरी हमारे पास हो, यानी नेक की इंजरी जो कि हमारे पास बैक एंड फोर्थ मूवमेंट से इसमें एक विपलैश एक क्रैक सा आ जाता है। ठीक है, या हमारे पास कार एक्सीडेंट्स वगैरह दूसरे एक्सीडेंट्स वगैरह से हो सकता है। सब क्लिनिकल वायरल इंसेफेलोपैथीज, ठीक है, ये हमारे पास इन्फ्लेमेशंस है, ठीक है, जो कि ब्रेन रिलेटेड हमारे पास होती हैं। फोर्थ वन हमारे पास इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है हमारे पास।
ठीक है। ये हमारे पास ग्लैंड्स वगैरह के इन्फेक्शन है जिससे हमारे पास फीवर्स वगैरह कॉज होते हैं, ठीक है। इसी तरह डिप्थेरिया भी हमारे पास इसमें फीवर वगैरह जो है आपके पास बहुत ज़्यादा दिखेगा, जिसकी वजह से आपके पास मसल्स में बहुत ज़्यादा फटीग हो। और कन्वर्जन रिएक्शन हमारे पास जो है ये कन्वर्जन डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास पैरालिसिस और ब्लाइंडनेस जैसे केसेस जो है हमारे पास इसमें देखे जा सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स इसके हमारे पास सिम्टम्स जो होंगे वो तकरीबन फंक्शनल कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी के जैसे थे वैसे ही हमारे पास अपीयर होंगे। NPC हमारे पास रिड्यूस होगा, NPA भी कुछ ज़्यादा ही रिड्यूस होगा हमारे पास, ठीक है। ACA रेशो भी हमारे पास या लो होगा या बिल्कुल एब्सेंट होगा हमारे पास, ठीक है। ट्रीटमेंट इसकी ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज अलोन जिस तरह पहले अभी डिस्कस हुई वो हम दे सकते हैं, अगर नहीं तो फिर हम रीडिंग ग्लासेस भी साथ में बाइफोकल्स की कंडीशन में बाइफोकल्स के साथ दे सकते हैं। इसके अलावा प्लस लेंसेज के ऊपर जो है फ्रेस्नेल मेम्ब्रेन प्रिज्म जो है हम अटैच करके दे सकते हैं। एग्जीक्यूटिव बाइफोकल्स जिसमें अपर और लोअर पोर्शन हो, हमारे पास लोअर पोर्शन में हम जो है प्रिज्म्स जो है उन्हें ऐड करके दे सकते हैं। सर्जरी ज़्यादातर इंडिकेट नहीं की जाती, लेकिन एज अ लास्ट ऑप्शन हम फिर भी क्या है मीडियल रेक्टस मसल जो है हमारे पास उसकी रीसेक्शन जिस तरह कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी में था, और साथ में बाइफोकल एड्स अगर क्या है उन्हें रिक्वायरमेंट है इसकी। नेक्स्ट और थर्ड एनॉमली जो हमारे पास है वो कन्वर्जेंस पैरालिसिस की हमारे पास, कि इसमें पैरालिसिस जो है कंप्लीट लैक होगा हमारे पास, कुछ भी कर लें हमारे पास तो लैक ऑफ एबिलिटी टू ओवरकम एनी अमाउंट ऑफ बेस आउट प्रिज्म, के बेस आउट प्रिज्म उस पेशेंट के आगे हम जितना भी रखें वो बिल्कुल भी हमारे पास कन्वर्ज नहीं करेगा, मुकम्मल जो है हमारे पास एब्सेंस होगी इस कंडीशन में। इसकी इटियोलॉजी हमारे पास यूजुअली ब्रेन रिलेटेड है, क्योंकि पैरालिसिस हमारे पास जो है ब्रेन रिलेटेड कंडीशंस में होता है। कौन से? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पोर्शन में हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास मिड ब्रेन में जो है 4 कोलिक्यूलाई होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास रिफ्लेक्स सेंटर्स है हेयरिंग के भी और विजन के भी, तो ये उस पोर्शन में हमारे पास कोई डिफेक्ट हो सकता है। या न्यूक्लियस ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व, ठीक है, थर्ड क्रेनियल नर्व में हमारे पास जो है कुछ फॉल्ट हो सकता है जो कि हमारे पास मसल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हेड इंजरी हो सकती है, इंसेफेलाइटिस के इन्फ्लेमेशन के अराउंड ब्रेन वगैरह जो है ब्रेन की इन्फ्लेमेशन वगैरह। डिससेमेंटेटेड स्क्लेरोसिस हमारे पास जो है इसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी कहते हैं। ये आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो है फंक्शंस में हमारे पास डिफेक्ट्स आ चुका हो। टेबिस डोर्सालिस भी हमारे पास इससे मिलती जुलती कंडीशन है कि इसमें नर्वस सिस्टम जो है उसके डिसऑर्डर्स होते हैं, और इस वजह से आपके पास जो है कन्वर्जेंस पैरालिसिस की कंडीशन कॉज होगी। नेक्रोलेप्सी भी हमारे पास तकरीबन इससे मिलता जुलता है कि इसमें स्लीप में जो है पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही होती है, स्लीप की प्रॉब्लम की वजह से मसल्स में फैटिग वगैरह होगा और हमारे पास मसल्स की फुल पैरालिसिस हो सकती है। और ट्यूमर्स भी हमारे पास इसी तरह के कोई अनयूजुअल ग्रोथ वगैरह आपको देखने को मिले। तो टॉपिक्स इतने मुश्किल नहीं है हमारे पास, ठीक है, खाली इनके जो टर्म्स हैं वो हमारे पास मुश्किल थे। अच्छा, इनके क्लिनिकल फीचर्स को हम जनरली देखें तो कन्वर्जेंस इनमें एब्सेंट होगी हमारे पास, ठीक है। एक्सोट्रोपिया और क्रॉस डिप्लोपिया भी होगा जब ये जो है नियर की फिक्सेशन की ट्राई करेंगे, ठीक है। हमारे पास एडक्शन इनकी नॉर्मल होती है हमारे पास, और अकोमोडेशन भी नॉर्मल होगी, लेकिन कुछ केसेस में कम होती है और एब्सेंट भी हो सकती है। साथ में पेरिनॉड सिंड्रोम जो हमारे पास है इसमें वर्टिकल गेज में हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी कि अप एंड डाउन आई की जो मूवमेंट्स है उसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। और लास्ट में हमारे पास प्रीटेक्टम पोस्टीरियर कमीशन सिंड्रोम है, जो कि हमारे पास पाइनियल ग्लैंड जो कि डॉर्सल मिड ब्रेन में होता है वहाँ पर किसी ट्यूमर वगैरह की वजह से बनता है। इसमें हमारे पास वर्टिकल गेज में हमारे पास प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वर्जेंस पैरालिसिस देखी जा सकती है, ठीक है। प्यूपिलरी आइरेफ्लेक्सिया कंडीशन जो है देखी जा सकती है कि प्यूपिलरी रिस्पॉन्स में हमारे पास जो है डिफिकल्टी आ रही है। लेटरल फोर्थ नर्व पैरालिसिस इसमें देखी जा सकती है। साथ में जो लिड रिट्रैक्शन है वो भी कुछ केसेस में हमें देखने को मिलेगी, सही है। डायग्नोसिस की अगर हम इसकी बात करें तो बेल-चॉस्की जो है क्राइटेरिया हमारे पास, जिसमें 4 पॉइंट्स को हमने नोट करना है। सबसे पहला इंट्राक्रेनियल डिजीज़ का जो एविडेंस हमारे पास प्रेजेंट हो। दूसरा, हिस्ट्री लेनी हमने कि क्रॉस्ड हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया हमारे पास नियर फिक्सेशन में है या नहीं है। इस तरह हमने मुख्तलिफ एग्जामिनेशन करके इसमें कुछ फाइंडिंग्स जो है उनको क्या नोट करना होता है। इसके साथ फोर्थ वन हमने ये देखना है कि अकोमोडेशन और प्यूपिल कंस्ट्रक्शन हमारे पास इसमें मेंटेन है जब ये आईज हमारे पास कन्वर्ज करती हैं। इसमें हमारे पास फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी के साथ के दोनों कंडीशंस यूजुअली जो है थोड़ा बहुत मैच करती है, लेकिन इसमें हमारे पास जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है ये है कि बेस आउट प्रिज्म जब हम इसमें लगाएंगे, ठीक है, ऐसे पेशेंट में, तो इसमें फ़ौरन जो है आपके पास डिप्लोपिया काज होगा। जबकि कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी के जो पेशेंट्स है उसमें कुछ डायोप्टर्स तक आपके पास
जो है एम्पलीट्यूड कन्वर्जेंस का आ रहा होगा। ठीक है, ट्रीटमेंट इसकी वही बेस इन प्रिज्म्स हम फर्स्ट रिकमेंड करेंगे, नहीं है तो फिर प्लस लेंसेज के साथ जो है बाइफोकल्स वगैरह में दिए जाते हैं। ऑक्लूजन ऑफ वन आई हम जो है कर देते हैं यूजुअली उस केसेस में जब बाइफोवियल विजन आपके पास पॉसिबल ना हो, और सर्जरी हमारे पास इन केसेस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता हमारे पास। ठीक है, लास्ट एनॉमली हमारे पास जो है कन्वर्जेंस की वो कन्वर्जेंस स्पैज़म है। इसमें हमारे पास होगा ये कि मुख्तलिफ जो है टाइम इंटरवल के साथ हमारे पास कन्वर्जेंस के अटैक्स आएंगे। ठीक है, जिसमें उसकी कन्वर्जेंस जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हमें क्या फील होगी। ठीक है, तो इसकी अगर एटियोलॉजी की बात करें तो हमारे पास फंक्शनल भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। फंक्शनल में हमारे पास हिस्टेरिया या न्यूरोसिस, ठीक है, हिस्टेरिया हमारे पास जो है ये सेंसरी या मोटर जो है फंक्शन में हमारे पास कोई डिफेक्ट वगैरह आ गया हो। न्यूरोसिस भी हमारे पास इसी से रिलेटेड हमारे पास कंडीशन है। ऑर्गेनिक में हमारे पास जो है बाकी जितने ब्रेन के हमने कॉजेज़ वगैरह पढ़े, ठीक है, जो रूट कॉज थे, उसके साथ साथ पोस्टीरियर फोसा न्यूरोफाइब्रोमा के हमारे पास ये जो पार्ट है सेरेबेलम और इस के आसपास जो है हमारे पास कोई ट्यूमर वगैरह बन जाए, न्यूरोफाइब्रोमा ट्यूमर है। आर्नोल्ड चियारी मेल फॉर्मेशन के हमारे पास जो ब्रेन का लोअर पार्ट है वो हमारे पास स्पाइनल कैनाल की तरफ के मूव होने लगे और एक मेल फॉर्मेशन बने। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारे पास कुछ इंटरवल्स में आएगा। ठीक है, कभी कभी आपको ये फील होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक्सट्रीम कन्वर्जेंस, जब भी आपको स्पेज़म की एपिसोड शुरू हो जाए तो आपके पास एक्सट्रीम कन्वर्जेंस होगी। होमोनोमियस डिप्लोपिया के सेम साइड डिप्लोपिया आपको फील होगा। इसी तरह ब्लर होगी विजन आपकी नियर के लिए, और साथ में मायोसिस कंडीशन भी देखी जा सकती है क्योंकि कन्वर्जेंस के साथ हमारे पास ये एसोसिएट करती है। और इंड्यूस्ड मायोपिया आपके पास जो है 6 डायोप्टर तक का आपको क्या देखने को मिल सकता है, जिसमें काफ़ी आपकी जो है ब्लर विजन होगी। कन्वर्जेंस स्पेज़म को सही तरीके से एवेलुएट करने के लिए इसका साइकेट्रिक जो है एवेलुएशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको हिस्टेरिया और न्यूरोसिस जो है बहुत सारे केसेस में दिखेगा अगर वो फंक्शनल टाइप का है हमारे पास। मैनेजमेंट में हमारे पास इसकी न्यूरोलॉजिकल एवेलुएशन बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे पास फंक्शनल तो था तो वो साइकेट्रिक से हमारे पास डील हो जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास ऑर्गेनिक लीजन्स वगैरह है जिस तरह ब्रेन के भी वगैरह डिस्कस हुए तो उसके लिए हमारे पास न्यूरोलॉजिकल जो है अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो है एट्रोपिनाइजेशन जो है ट्रीटमेंट हम इसे दे सकते हैं कि एट्रोपिन ड्रॉप्स जो है इनकी आई में थोड़ा बहुत मेड्रियासिस और इनके मसल्स में जो है रिलैक्सेशन जो है स्पेज़म से हमारे पास प्रोड्यूस करेंगे। प्लस लेंसेज के साथ यूजुअली कि हमारे पास ये फर्दर जो है स्पेज़म को स्टॉप करेंगे। ठीक है, बाइफोकल्स में हम जो है इनको इंसर्ट कर देते हैं। अल्टरनेट मोनोकुलर ऑक्लूजन का जो है हम यूज़ कर सकते हैं। एट्रोपिन का ये हमारे पास यूँ कह लें कि एक दूसरा अल्टरनेटिव है। ठीक है, साइकेट्रिक वर्कअप और जो थेरेपी है हमारे पास ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जब तक हम इसका जो बेस कॉज है उसको नहीं ट्रीट करेंगे तब तक हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 समझ आ गया होगा। कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो कमेंट्स करके पूछा करें ज़ालिमों, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम 5th चैप्टर जो है एरर्स ऑफ क्लिनिकल रिफ्रैक्शन जो है उसको देखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें।